हेलो दोस्तों, स्टडी विद एनु में मैं एनु आपका स्वागत करती हूँ। और आज है क्लास 19 यानी 19वें दिन पे पहुँच चुके हैं हम इन्वायरमेंट में। और ये बहुत जल्दी हमारा पूरा इन्वायरमेंट फिनिश होने वाला है, यानी हम पर्यावरण ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो कुछ टॉपिक आपके छोटे हैं जो आप पिछले वीडियोस में देख चुके होंगे। कुछ टॉपिक्स बड़े हैं तो उनके वीडियो बड़े हो गए, कुछ मैंने 2-3 टॉपिक एक साथ करा दिए हैं। तो अभी मैंने आपके 1-2 दिन में ये छोटे 4-4, 5-5 मिनट के टॉपिक कराए थे। फिर मुझे लगा कि ऐसे तो बहुत लंबा हो जाएगा और आपका ये फिर एग्ज़ाम तक ख़त्म नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं ना अब सोच रही हूँ कि 2-2, 3-3 टॉपिक जैसे पहले करा रही थी वैसे ही कराऊँ, क्योंकि बहुत छोटा हो रहा है। तो मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि ऐसे कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो बात एकदम सही है। और वैसे भी इन्वायरमेंट अब ख़त्म होने वाली है, तो मैं नया सब्जेक्ट शुरू कराने वाली हूँ। तो फटाफट से कंप्लीट करते हैं। तो आज का थोड़ा टॉपिक बड़ा होने वाला है, ये ग्रीन हाउस प्रभाव। तो इसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे। इसमें हम ऊर्जा के स्रोत भी देखेंगे ग्रीन हाउस प्रभाव के साथ साथ जैव ईंधन के प्रकार देखेंगे। तो इतनी चीज़ें तो हम देखेंगे। और लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आधे घंटे से ऊपर का वीडियो ना हो। और पेट्रोक्रॉप्स देखेंगे, तो मैं इतना सोच रही हूँ कंप्लीट करा दूँ, लेकिन आधे घंटे से ऊपर का वीडियो नहीं होगा, ये मैं प्रॉमिस करती हूँ, ताकि आप बोर ना हो बिल्कुल भी। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद एनु में नए हैं तो स्टडी विद एनु को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरे द्वारा जितने भी टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराए जा रहे हैं वो सारे के सारे वीडियो और सारे सब्जेक्ट्स आपको प्रोवाइड हो सके। ठीक है, तो मैं थोड़ा फास्ट बोल रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि टाइम वेस्ट ना हो, जल्दी से हम कंप्लीट करा दें। तो ग्रीन हाउस प्रभाव, ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में आप क्या जानते हैं, जिसको कि हम हरित ग्रह प्रभाव भी कहते हैं। आपने इसका नाम एक दूसरा सुना होगा, तो मैंने यहाँ नहीं लिखा, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ। इसको हम हरित ग्रह प्रभाव भी कहते हैं, तो सिर्फ हरित लिख देती हूँ। ठीक है, तो इसकी एक परिभाषा होती है जो मैं आपको बता दूँ। ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, यानी कि एक नेचुरल प्रोसेस है, जिसके अंतर्गत वायुमंडल में विद्यमान ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा सूर्य से आए विकिरण को अवशोषित कर, कैसे, जितना भी सूर्य से हमारा जो विकिरण आता है उसको ऑब्जर्व करती है, वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत गर्म बनाने में सहायता की जाती है। तो ये काम हमारा क्या करता है, ग्रीन हाउस प्रभाव करता है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव एक नेचुरल प्रक्रिया है, यानी कि प्राकृतिक प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत वायुमंडल में विद्यमान ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा सूर्य से आए विकिरण को अवशोषित कर वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत गर्म बनाने में सहायता की जाती है। ये इसकी डेफिनेशन है और आई होप आपको समझ भी आ गई होगी। ठीक है, अब इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो मैंने अभी आपको बताया कि हरित ग्रह प्रभाव के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने दी। तो मैं ऑलरेडी आपको पहले क्लासेस में ये बता चुकी हूँ, संकल्पना पढ़ा चुकी हूँ, फिर से आप देख लीजिए कि ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना दी थी जोसेफ फोरियर ने। और कब दी थी, तो ये 1824 में दी थी। ठीक है, जोसेफ फोरियर ने ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना दी, और कब दी, तो 1824 में दी। ये इसको याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव में जो गैसेस होती हैं वो कौन कौन सी प्रमुख गैसेस होती हैं। तो हम प्रमुख गैसेस को यहाँ पर देख लेते हैं, छोटे उसमें प्रमुख गैसें। ठीक है, तो प्रमुख गैसें देखते जाते हैं। तो सबसे पहले है भाई आपकी CO2, जिसको हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, CO2, तो मैं ऐसे लिख दूं, बोलती जा रही हूँ, आप अपना नोट करते जाइएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 को कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि विश्वव्यापी ताप वृद्धि का मुख्य कारण है। और कितना % है ये, तो भाई ये 26% है। ठीक है, 26% योगदान देती है अपना ये CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरी गैस है आपकी मीथेन, जो कि CH4 के नाम से जानी जाती है, और ये अपना देती है 4.9% की भागीदारी। ठीक है, CH4 यानी कि मीथेन। तीसरी गैस है आपकी नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O। ये इसका योगदान कितना है, तो इसका योगदान है 1.5%। ठीक है, N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड का। अब बात करते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS की। ठीक है, CFCS, और इनका योगदान कितना है, तो इनका योगदान है 0.1 से लेकर 0.4% तक। 0.1 से लेकर ये 0.4% तक भागीदारी करती हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, अब नेक्स्ट आपकी है सल्फर डाइऑक्साइड, जिसको कि हम SO2 के नाम से जानते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। उसके बाद है आपकी छठी गैस
कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको कि हम CO के नाम से जानते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। उसके बाद आपकी सातवीं गैस है जलवाष्प, ठीक है, जलवाष्प, ठीक, ये आपका कितना परसेंट है, 60% है जलवाष्प, ठीक है। उसके बाद है आपकी ओजोन यानी कि O3, जिसके बारे में हम पहले क्लासेस में पढ़ चुके हैं, और ये कितना भागीदारी करती है, तो ये 3.7% की भागीदारी करती है भाई, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी इन सारी चीज़ों के बारे में, इसमें क्या क्या और चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो ग्रीन हाउस गैसों में कम से कम 3 अणु होने चाहिए। कितने अणु होने चाहिए, तो मैं शॉर्ट में आपको बोल रही हूँ, आप बस सुनिए और लिखिए, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैसों में कम से कम 3 अणु होने चाहिए, ठीक है। हरित गैसों का स्रोत क्या है, तो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जैव ईंधन से। हरित गैसों का स्रोत मैं आपको बताऊं तो ये जो CO2 है आपकी, ये आपको मिलती है जैव ईंधन से, ठीक है। CH4 जो कि आपकी मीथेन है, ये आपकी धान के खेत से मिलेगी, मवेशियों के पालन से मिलती है, पराली जलाने से मिलती है आपको, ठीक है। तो इस वजह से जो आपकी है ना कार्बन ये मीथेन आपकी फैलती है इस वजह से, ठीक। अब बात करते हैं N2O की यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड की। तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो आपको फर्टिलाइजर में मिल जाएगी, परिवहन में मिलेगी, आर्द्र भूमियों से आपको नाइट्रोजन निकलती है, ठीक है। अब बात करते हैं HFC की, ठीक है, यानी कि हाइड्रोक्लोरोकार्बन की। तो हाइड्रोक्लोरोकार्बन आपको AC में मिलेगी, फ्रिज में मिलेगी, सेमीकंडक्टर्स में मिल जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं PFC की, जो कि फ्लोरोकार्बन है, एल्युमिनियम उत्पादन में मिल जाती है आपको। SFC एक आपकी सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस होती है, SF6, देखो SF6 इसको कहते हैं सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ये आपकी मैग्नीशियम उत्पादन से जो है ना उत्पादित होती है, मतलब ठीक निकलती है। अब आते हैं ओजोन, O3 आपकी फसलों में क्रॉप बायोमास से होती है, ठीक है। पृथ्वी के अलावा ग्रीन हाउस गैस आपकी और भी जगह पे पाई जाती है। तो कहाँ कहाँ पृथ्वी के अलावा पाई जाती है, एक तो पृथ्वी पे तो ग्रीन हाउस गैस पाई जाती है, उसके अलावा आपकी मार्स पे पाई जाती है यानी कि मंगल पे, उसके बाद आपका वीनस पे पाई जाती है यानी कि शुक्र पे पाई जाती है, उसके बाद आपकी टाइटन पे भी पाई जाती है, ठीक है। तो इनमें आपकी ग्रीन हाउस गैसेस पाई जाती हैं, ठीक। सबसे ज़्यादा CO2 उत्सर्जन करने में कौन आगे है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, लिख लो, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा CO2 यानी कि सबसे ज़्यादा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की बात करी, तो सबसे ज़्यादा CO2 उत्सर्जन कौन करता है, तो सबसे ज़्यादा CO2 उत्सर्जन करने में नंबर 1 पर है आपका चीन, ठीक है। दूसरे नंबर पर है आपका USA और तीसरे नंबर पर है आपका भारत। तो भारत तीसरे नंबर पे है जो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि कार्बन निगेटिव देश किसे माना गया है, तो ये लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है। कार्बन निगेटिव देश माना गया है भूटान को, भूटान को कार्बन निगेटिव देश माना गया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये हो सकता है कि एग्जाम में आ जाए, ठीक। तो इतनी चीज़ें आपकी ग्रीन हाउस प्रभाव से इम्पॉर्टेंट थी, ठीक। अब बात करेंगे हम ऊर्जा के स्रोतों पे, ठीक है। तो हम ऊर्जा के स्रोत देख लेते हैं थोड़े से। तो ऊर्जा के स्रोत आपके 2 तरीके से होते हैं, एक तो होते हैं आपके परंपरागत और दूसरे होते हैं गैर परंपरागत, ठीक है। तो देख लेते हैं, ये ग्रीन हाउस प्रभाव समझ आ गया। चलो ऊर्जा के स्रोत देख लेते हैं। तो ऊर्जा के स्रोत आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक तो आपके होते हैं परंपरागत, ठीक है, दूसरे होते हैं आपके गैर परंपरागत या गैर पारंपरिक, ठीक। ये हो गए परंपरागत और गैर पारंपरिक, ठीक। अब परंपरागत में भी आपके 2 प्रकार के आते हैं, ठीक है। पहले तो आते हैं आपके परंपरागत अनवीकरणीय ऊर्जा, ठीक है, अनवीकरणीय ऊर्जा, ये आते हैं आपके। दूसरे आपके आते हैं परंपरागत नवीकरणीय ऊर्जा, ये आती है आपकी, ठीक। तो इनको तो पहले ऐसे बांट लो, ठीक। ये इसके अंदर ये आ गए दोनों। तो परंपरागत अनवीकरणीय ऊर्जा में क्या है, तो भाई अधिकांश जीवाश्म ईंधन जो होते हैं वो भूमि के भीतर पाए जाते हैं, ठीक है।
जैसे कि कोयला हो गया, कच्चा तेल हो गया, प्राकृतिक गैस होगी। तो यहाँ पर आप बस इतना लिख दो, अनवीकरणीय ऊर्जा में आपके कौन से हो जाएंगे, वो जीवाश्म ईंधन जो भूमि के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, वो जीवाश्म ईंधन जो भूमि के अंदर होते हैं। तो भूमि के अंदर वाले आपके हो गए अनवीकरणीय, ठीक। जैसे कि आपकी कोयला मिल जाता है भूमि के अंदर, जैसे कि आपको कच्चा तेल मिल जाता है भूमि के अंदर, जैसे कि आपको प्राकृतिक गैसें मिलती हैं भूमि के अंदर। तो ये सारे आपके हो गए अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, ठीक। अब बात करते हैं नवीकरणीय। तो नवीकरणीय वो होते हैं भाई जो आपके भूमि के ऊपर होते हैं, ठीक है, ठीक है, भूमि के ऊपर, भूमि के ऊपर जीवाश्म ईंधन के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। भूमि के ऊपर जो जीवाश्म ईंधन होते हैं वो आपके नवीकरणीय ऊर्जा वाले होते हैं। जैसे कि आपकी हो गई लकड़ी, ठीक है, जैसे कि आ गए आपके गोबर, ठीक है, जैसे कि आपके हो गए कृषि और वनस्पति के अपशिष्ट लकड़ी, अपशिष्ट लकड़ी, लकड़ी का चारकोल इत्यादि, ठीक है, ये सब हो गए। अब बात कर लेते हैं गैर पारंपरिक की। तो गैर पारंपरिक में आपका आ जाता है भाई सौर ऊर्जा, इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर आपकी आ जाती है जलीय ऊर्जा, ठीक। आपकी आ गई गैर पारंपरिक में पवन ऊर्जा, गैर पारंपरिक में आ जाती है आपकी नाभिकीय ऊर्जा, गैर पारंपरिक में आ जाती है आपकी हाइड्रोजन ऊर्जा, गैर पारंपरिक में आ जाती है आपकी भूतापीय ऊर्जा, गैर पारंपरिक में आ जाती है आपकी जैव ऊर्जा, गैर पारंपरिक में आ जाती है आपकी ज्वारीय ऊर्जा, गैर पारंपरिक में आपकी आ जाते हैं जैव ईंधन, ठीक है। ये सारे गैर पारंपरिक ऊर्जा के आपके स्रोत हैं, ठीक। तो लाइटिंग में मत जाइए, मेरी आवाज़ पे जाइएगा। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़े और आप देखते हैं हम जैव ईंधन के प्रकार, ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जैव ईंधन के प्रकार। तो हम देखने वाले हैं जैव ईंधन के प्रकार। तो जैव ईंधन के प्रकार में आपका आएगा बायो इथेनॉल। क्या आएगा, बायो इथेनॉल। पहला देख लेते हैं जैव ईंधन का प्रकार। 5 मैं बताऊंगी आपको, बायो इथेनॉल, बायोडीजल, बायोगैस, बायो हाइड्रोजन और बायो ब्यूटेनॉल, जो कि जैव ईंधन के प्रकार हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं बायो इथेनॉल को। बायो इथेनॉल ये आपका जैव ईंधन का एक प्रकार है, ठीक है। ये क्रीवन प्रक्रिया का उपयोग कर मक्का और गन्ने से प्राप्त किया जाता है। बायो इथेनॉल आपका कहाँ से प्राप्त किया जाता है, क्रीवन प्रक्रिया के द्वारा एक तो ये प्राप्त किया जाता है, और किससे प्राप्त किया जाता है, तो ये मक्का और आपका गन्ने से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। मक्का और गन्ने से क्रीवन प्रक्रिया का उपयोग कर मक्का और गन्ने से ये प्राप्त किया जाता है, क्या, बायो इथेनॉल, ठीक है। जब ये पेट्रोल के साथ मिलाया जाता है, ठीक है, पेट्रोल के साथ मिलाया जाता है तो क्या हो जाता है, तो ये दहन प्रदर्शन में सुधार करता है, ठीक है। जब ये पेट्रोल के साथ मिलाया जाता है तो दहन प्रदर्शन में सुधार करता है और कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करता है, ठीक है। किसके, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करता है। इसके बारे में बस इतनी ही चीज़ हमें जाननी है। पहली बात, ये हमको क्रीवन प्रक्रिया के द्वारा मक्का और गन्ना के साथ जब क्रीवन प्रक्रिया की जाती है, क्रीवन प्रक्रिया का उपयोग कर मक्का और गन्ना से ये प्राप्त किया जाता है। पहली बात ये इंपॉर्टेंट हो गई। दूसरी बात, जब ये पेट्रोल के साथ मिलाया जाता है तो दहन का सुधार करता है। तीसरी बात, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को ये कम करता है, ठीक है। तो ये बायोइथेनॉल के बारे में हमें इतनी बात जाननी थी। अब बात करते हैं बायोडीजल की, जो कि एक जैव ईंधन का प्रकार है, ठीक है। तो बायोडीजल जो है वो आपका सोयाबीन तेल, ताड़ के तेल, वनस्पति अवशिष्ट तेल और पशु वसा जैसे तेलों से एक जैव रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त किया जाता है, जिसे ट्रांसस्टेरिफिकेशन कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपका बायोडीजल कैसे प्राप्त किया जाता है, सोयाबीन के तेल से। सोयाबीन तेल लिखते जाओ,
ताड़ तेल से, ठीक है, वनस्पति अवशिष्ट से, अपशिष्ट तेल से, पशु वसा से, राइटिंग पे मत जाना, आवाज पे जाओ, जैसे तेलों से एक जैव रासायनिक प्रक्रिया, जैव रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त किया जाता है, जिसे हम कहते हैं ट्रांसटेरिफिकेशन कहा जाता है, ठीक है। पारंपरिक डीजल ईंधन के विकल्प में रूप में ये प्रयोग होता है, पारंपरिक, ठीक है। तो ये भाई पारंपरिक आपका डीजल ईंधन है, पहली बात तो ये इसके रूप में प्रयोग होता है इसका, ठीक है। इसमें बस इतनी बातें जाननी है। तीसरा है आपका बायोगैस। तो कैसे लिख रही हूँ, कुछ ज़्यादा ही गंदा लिख रही हूँ मैं बायोगैस के बारे में जान लेते हैं। तो बायोगैस जो है वो आपकी जानवरों और मनुष्यों से सीवेज जैसे कार्बनिक पदार्थों के अवयवी अपघटन के द्वारा निर्मित होता है, ठीक है। तो भाई जानवर और मनुष्य के सीवेज से के द्वारा ये आपकी बायोगैस प्राप्त होती है, ठीक, अपघटन के द्वारा निर्मित होती है। इसके प्रमुख घटक क्या हैं? तो प्रमुख घटक हैं आपके इसके मीथेन, ठीक, जो कि 45 से 75% तक होती है, ठीक है। बाकी बची मात्रा में आपकी सबसे ज़्यादा क्या होती है, मतलब सबसे ज़्यादा तो मीथेन होती है आपकी 45 से आपकी 75% तक। उसके अलावा और भी गैसें होती हैं जिसमें आपकी कार्बन डाइऑक्साइड आ गई यानी कि CO2, ठीक है। अति अल्प मात्रा में आपकी हाइड्रोजन होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारी होती है, ठीक है। तो इसमें बस इतनी चीज़ जाननी है। अब बात कर लेते हैं हम, दो और हैं आपके, बायो हाइड्रोजन की और बायो ब्यूटेनॉल की, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। तो अब हम आगे चलो देख लेते हैं बायो हाइड्रोजन भी। बायो हाइड्रोजन, ठीक है। तो बायो हाइड्रोजन में आपका क्या क्या आता है? बायो हाइड्रोजन बायोगैस की तरह ही पायरोलिसिस, गैसीकरण और जैविक क्रीवण जैसी कई प्रक्रियाओं का उपयोग करके उत्पादित की जाती है, ठीक है। तो ये इसी के जैसे ही उत्पादित की जाती है बायो हाइड्रोजन भी, ठीक है। ये जीवाश्म ईंधन का एक सुसंगत विकल्प हो सकता है, ठीक है। तो ये जीवाश्म ईंधन का आपका सुसंगत विकल्प हो सकता है, ठीक है। तो ये विकल्प के रूप में यूज़ करी जा सकती है और ये प्राप्त होगी आपकी पायरोलिसिस, गैसीकरण और जैविक क्रीवण के जैसे, ठीक है। पायरोलिसिस और जैविक क्रीवण के जैसे, जैसे कि आपकी बायोगैस आपकी प्राप्त की जाती है उसी तरह से, ठीक है। तो इसके बारे में बस इतना ही। अब बात करते हैं बायो ब्यूटेनॉल की। तो बहुत मोटा मोटा जानिए, ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है और इतना ही एग्जाम में आता है, तो बस मोटा मोटा सा पढ़ लो। बायो ब्यूटेनॉल, इसे बायो इथेनॉल की तरह तैयार किया जाता है। अब हमने बायो इथेनॉल पहला पढ़ा था फर्स्ट। तो बायो इथेनॉल कैसे तैयार की जाती है आपको याद होगा, मैंने बताया कि मक्का और गन्ना में क्रेवन प्रक्रिया का उपयोग करके बायो इथेनॉल प्राप्त की जाती है। तो वैसे ही बायो ब्यूटेनॉल भी प्राप्त की जाती है, ठीक है। यानी कि स्टार्ची के क्रेवन के द्वारा, किसके द्वारा? स्टार्ची के क्रेवन के द्वारा ये भी प्राप्त की जाती है, ठीक। ब्यूटेनॉल में ऊर्जा की मात्रा अन्य गैसोलीन विकल्पों में सबसे अधिक होती है। तो ऊर्जा की मात्रा इसमें ना सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है ऊर्जा की मात्रा, ठीक। ये कपड़ा उद्योग में विलायक के रूप में काम करता है। तो ये विलायक है कहाँ पे? कपड़ा उद्योग में। क्या? बायो ब्यूटेनॉल आपकी कपड़ा उद्योग में विलायक के रूप में काम करती है ये, ठीक। दूसरी बात, इत्र में भी इसका प्रयोग होता है। तो अगर कोई पूछे कि इत्र में उपयोग किसका होता है, तो भाई बायो ब्यूटेनॉल का उपयोग इत्र में होता है आपके, ठीक है। तो बस इतना ही था इसके बारे में। अब हम बात करेंगे पेट्रोक्रॉप्स के बारे में, ठीक है। तो आई होप आपको ये 5 जैव ईंधन समझ में आ गए होंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं पेट्रोक्रॉप्स की। तो पेट्रोक्रॉप्स क्या हैं? तो पेट्रोक्रॉप्स वे पौधे हैं जो तरल ईंधन जैसे कि पेट्रोल, डीजल के विकल्प के रूप में तरल हाइड्रोजन कार्बन प्रदान करते हैं। तो पेट्रोक्रॉप्स वे पौधे होते हैं, वापस से मैं लिख भी दे रही हूँ, वे पौधे हैं जो तरल ईंधन, तरल ईंधन मतलब आपका पेट्रोल हो गया और आपका क्या हो गया? डीजल, ठीक है।
के विकल्प के रूप में, विकल्प, ठीक है, विकल्प के रूप में तरल हाइड्रोकार्बन प्रदान करते हैं। ये क्या प्रदान करते हैं? तरल हाइड्रोकार्बन प्रदान करते हैं। ये वो पौधे होते हैं पेट्रोक्रॉप्स, ठीक है। कुछ संभावित पादप प्रजातियां कौन सी हैं? तो कुछ प्रजातियां मैं बता देती हूँ आपकी, पादप प्रजातियां। तो कौन कौन सी प्रजातियां हैं भाई? कुछ पादप प्रजातियां पेट्रोक्रॉप्स की। जेट्रोफा कर्कस, लिख लो, इम्पोर्टेंट है ये। तो पूछा जाता है कि ये पेट्रोक्रॉप्स है, जेट्रोफा कर्कस। तो जेट्रोफा कर्कस आपका पेट्रोक्रॉप्स में आता है। रतन जोत, इसका एक और नाम है रतन जोत, ठीक है। कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, जेट्रोफा कर्कस कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, ठीक है। दूसरी है पोंगामिया पिनारा, पोंगामिया पिनारा, ठीक है। तीसरी है यूफ्रोबिया लेथेरिसा, लेथेरिसा या लेथेरिस, ठीक है। फिर है पांथेनियम अर्जेटेटम, पांथेनियम अर्जेटेटम, ठीक। अब बात करते हैं रतन जोत की, यानी कि जेट्रोफा कर्कस की। ये है क्या, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, ठीक। रतन जोत, ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम है जेट्रोफा कर्कस। अभी मैंने आपको बताया वैज्ञानिक नाम है, फिर से देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई बार एग्जाम में आता है। जेट्रोफा कर्कस, रतन जोत का वैज्ञानिक नाम है जेट्रोफा कर्कस, ठीक है। ये पुष्पी पौधों के यूफ्रोब्रिशी कुल का सदस्य है। ये किस कुल का सदस्य है? तो ये पुष्पी पौधों के, पुष्पीय पौधों के एक मिनट गलत लिख दिया, यूफोब्रिएसी कुल का सदस्य है ये, ठीक है। ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार मुलायम काष्ठ वाली झाड़ी नुमा वनस्पति है। तो पहली बात, ये झाड़ी नुमा वनस्पति है। किस तरीके की है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार मुलायम, ठीक है, मुलायम भी है, मुलायम काष्ठ वाली झाड़ी नुमा वनस्पति है ये, ठीक। ये स्थानिक प्रजाति कहाँ की है? तो भाई स्थानिक प्रजाति है ये कहाँ की? तो ये स्थानिक प्रजाति है आपकी मैक्सिको और दक्षिण अमेरिका की, ठीक है। तो ये आपकी मैक्सिको में मिल जाएगी आपको और दक्षिण अमेरिका में मिल जाएगी, ठीक है। अन्य नाम इसके क्या हैं? तो इसके अन्य नाम है भाई वनरेड़ और सफ़ेद अरंड, वनरेड़ और सफ़ेद अरंड के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। तो ये बात हो गई थोड़ी सी इसके बारे में। अब इसके उपयोग की बात कर लेते हैं। इसका उपयोग क्या क्या है रतन जोत का? तो रतन जोत का जो उपयोग है वो आपका औषधि गुण वाला अखाद्य बीज तेल, ठीक है। तो ये औषधि गुण लिए हुए है भाई, औला अखाद्य बीज तेल। तो कितना परसेंट भाई? तो 40%, ठीक है। अब इसका और उपयोग क्या है? तो यहाँ देख लेते हैं उपयोग, अन्य उपयोग इसके। तो पहला उपयोग ये बता दिया मैंने, दूसरा ये बता रही हूँ। जलाने के साथ साथ साबुन और मोमबत्ती निर्माण में काम आता है। तो भाई ये जलाने में तो काम आता ही है, जलाने में, मोमबत्ती बनाने में, मोमबत्ती और साबुन बनाने में काम आता है, निर्माण में, ठीक है, काम आता है।
दूसरी बात, बायोडीजल के स्रोत के रूप में, तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, पेट्रोक्रॉस बायोडीजल के स्रोत के रूप में यूज होता है ये, ठीक है। तीसरी बात है आपकी, बायोडीजल के स्रोत के रूप में इसका यूज हो जाता है। चौथी बात, प्राकृतिक खाद्य के अलावा जैव गैस संयंत्र में यूज होता है इसका, ठीक है, जैव गैस संयंत्र में यूज होता है, ठीक है। पांचवी बात, प्राकृतिक खाद तो है ही ये भी लिख लो भाई, प्राकृतिक खाद है ये हमारी। अब बात करते हैं कि बायोडीजल वनस्पति कहा जाता है, बायोडीजल वनस्पति कहा जाता है इसको, प्राकृतिक खाद के अलावा जैव गैस संयंत्र में इसको बायोडीजल वनस्पति कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? बायोडीजल वनस्पति कहा जाता है इसको, ठीक। अब इसका नुकसान क्या है, नुकसान भी देख लेते हैं भाई। तो नुकसान क्या है रतन दोस्त का? भविष्य में जैव विविधता के लिए हानिकारक हो सकता है ये, ठीक है। तो ये जैव विविधता के लिए हानिकारक हो सकता है, क्या? आपका रतनजोत, ठीक है, यानी कि जेट्रोफा कर्कस। तो बस इतनी सी बातें इसमें इम्पॉर्टेंट थी जो मैंने आपको बता दी। तो आज का ये आपका ये कंप्लीट हो चुका है पूरा का पूरा, जिसमें हमने ग्रीन हाउस प्रभाव पढ़ा, जैव ऊर्जा के स्रोत पढ़े, जैव ईंधन के प्रकार पढ़े और पेट्रोक्रॉप्स भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो हमारा 30 मिनट का वीडियो अभी नहीं हो पाया है, तो उससे पहले ही मैंने फटाफट आपको बहुत फास्ट फॉरवर्ड में कंप्लीट कराया था। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और पढ़ते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।